हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो हमारी सवालों की सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक हमने कई सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। चूंकि यह सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी एक बार बोर्ड एग्जाम में यानी कि साल 2000 में पूछा जा चुका है, इसी वजह से यह सवाल हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, डी एंड ई are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel BC and divides triangle ABC into two parts equal in area. Find BD by AB. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सर बहुत मजा आने वाले इस सवाल में, ध्यान से सुनना। तो सर अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सवाल कंपैरेटिवली आसान हो गया। इन केस ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सवाल के लैंग्वेज की मदद से बड़ी आसानी से फिगर तक पहुंच सकते हैं। कैसे सर, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है सर। अब मुद्दा यह है सर कि हम जो ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं, क्या वो ट्रायंगल कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल होगा या फिर हम रैंडमली जैसे चाहें वैसे अपना ट्रायंगल बना सकते हैं? तो इसका जवाब होगा सर कि पूरा सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हमें कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है। हम जैसे चाहें वैसे रैंडमली अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर लो, आप चाहो तो अपना ट्रायंगल यहां पे ऐसा ड्रॉ कर लो। तो जैसी मर्जी चाहो वैसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां पे मैं रैंडमली अपना ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं सर, तो ट्रायंगल बना लिया। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो सवाल के परिवार वालों ने, ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है। क्या नाम रखा है सर? ट्रायंगल एबीसी। यानी इस ट्रायंगल को आप कुछ भी चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू नहीं बुला सकते, आपको इसको ट्रायंगल एबीसी ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि परिवार वालों ने यही नाम फिक्स किया है सर। अब मुद्दा यह है कि क्या यहां पे वर्टिसेस कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने चाहिए सर, या फिर हम जैसे मर्जी चाहें वैसे वर्टिसेस लिख सकते हैं? यानी कि अब मुद्दा यह है सर कि वर्टिसेस के प्लेसमेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन होगी या फिर हम जिस भी वर्टेक्स को चाहे ए बोल दे, जिसको भी चाहे बी बोल दे, जिसको भी चाहे सी बोल दे? तो इसका जवाब होगा सर कि वर्टिसेस के लिए भी यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जिस भी वर्टेक्स को चाहो ए बोल दो, जिसको भी चाहो बी बोल दो, जिसको भी चाहो सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैं यहां पे रैंडमली इस वाले वर्टेक्स को ए कह देता हूं, इस वाले को बी कह देता हूं, इस वाले को सी कह देता हूं। तो ट्रायंगल एबीसी की चर्चा हो रही थी, ट्रायंगल एबीसी को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो सवाल पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या कहानी चल रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं सवाल को यहां से लेकर यहां तक पढ़ता हूं तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड पे लाई करने वाले पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि इतनी दूर की लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है कि मेरे ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स पे लाई करने वाले पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है। अब मुद्दा यह है कि 3 साइड में से कौन से 2 साइड्स पे चर्चा चल रही है और उन साइड्स पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन पॉइंट का नाम हमें क्या रखना है। तो इन दोनों सवालों का जो जवाब है सर, ये मुझे रेस्पेक्टिवली शब्द से मिलता है जो कि कहता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन। तो यहां पे अगर मार्किंग करें सर तो ये पहला, ये दूसरा, आगे जाके मार्किंग करें सर ये पहला, ये दूसरा।
तो इससे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कौन से साइड्स पे बात चल रही है और उन साइड्स पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनका नाम क्या रखना है। ध्यान से सुनिएगा, इससे क्लियर हो रहा है सर। पहले के लिए पहला, यानी कि आपके ट्रायंगल एबीसी के साइड AB के ऊपर कहीं पे पॉइंट डी है। इसको पढ़ के क्लियर हो रहा है कि आपके ट्रायंगल के साइड AB के ऊपर कहीं पे पॉइंट डी है। अभी फिलहाल पॉइंट को लोकेट नहीं किया है, बस मार करके रख लिया कि इसी के ऊपर कहीं पे पॉइंट डी है। इसी तरीके से अगेन यहां पे दूसरे के लिए दूसरा क्लियर हो रहा है सर कि आपके ट्रायंगल एबीसी के साइड AC के ऊपर कहीं पॉइंट डी है। ई है सर, कहीं पॉइंट ई है, तो AC के ऊपर कहीं पॉइंट ई है, तो अगेन इसको भी यहां पे मार करके रख लिया। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब मुद्दा यह है सर कि यह समझ में आ गया है कि किन साइड्स पे चर्चा चल रही थी और इन साइड्स पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन पॉइंट का नाम क्या रखना है, यह क्लियर है। लेकिन पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या रखनी है सर, यह सवाल पढ़ के बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। समझने की कोशिश करिएगा सर। ये जो पॉइंट्स के बारे में हमें पता चला, इन पॉइंट्स को हमारे लाइन सेगमेंट्स के ऊपर एग्जैक्टली कहां पे प्लेस करना है, ऊपर करें, बीच में करें, नीचे करें, ये अभी भी प्लेसमेंट की कहानी क्लियर नहीं हो पा रही है सर। तो आखिर पॉइंट्स को कहां प्लेस करेंगे? तो याद करिए, कई बार मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लाइन सेगमेंट्स पे पॉइंट को प्लेस करना होता है और आपको यह क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्ट पॉइंट कहां पे प्लेस होने वाला है, तो अपने पॉइंट्स को मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे रखो। यानी कि आप सोचोगे सर कि इस वाले कंसेप्ट के हिसाब से इन पॉइंट्स को मिड पॉइंट्स या तो थोड़ा ऊपर रख लेते हैं या फिर थोड़ा नीचे रख लेते हैं। अब देखो और जानकारी इन पॉइंट्स से रिलेटेड क्या क्या है, ध्यान से सुनना। तो आगे जाके कहा जा रहा है सर कि आप अपने पॉइंट्स को इस तरीके से प्लेस करोगे कि DE और BC आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो BC तो दिख रहा है सर, लेकिन DE अभी तक नहीं दिख रहा है। कैसे मिलेगा सर? तो पॉइंट्स लोकेट करने के बाद जब अपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तब जाके मुझे अपनी लाइन DE मिलेगी। तो देखो ध्यान देना, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूं, पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी हमें पता नहीं चली है, थोड़ी देर बाद आगे जाके पता चलेगी। उसी को पता करने के लिए भी दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। मान लो मैंने अपने पॉइंट्स को इस तरीके से लोकेट किया कि अपने पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें यह लाइन DE मिल रही है। तो सवाल ने कहा है कि आपको अपने पॉइंट्स को इस तरीके से लोकेट करना है कि उनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलेगी वो लाइन BC के साथ पैरेलल होनी चाहिए सर। क्लियर है? तो आप कहोगे सर ट्रायंगल के अंदर इस टाइप की लाइन कई तरीके से ढूंढ सकते हैं। सर लाइन ऐसी भी तो हो सकती थी, सर लाइन ऐसी भी तो हो सकती थी। तो लाइन तो अंदर कई तरीके से बन सकती है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है सर कि एग्जैक्टली D और E कहां पे प्लेस होने वाले हैं। अब देखो कैसे क्लियर होगा, बड़े ध्यान से सुनना। तो आगे जाके आपको बोला जा रहा है सर कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो मेरा लाइन मिल रहा है ना, वो लाइन मेरे ओरिजिनल बड़े वाले ट्रायंगल ABC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये दो पार्ट्स इस तरीके से हैं कि दोनों पार्ट्स के एरिया आपस में बराबर है। अभी के लफ्जों पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सवाल ने कहा कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको इस तरीके से आपको लोकेट करना है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है वो लाइन सेगमेंट आपके ओरिजिनल ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये जो दो पार्ट्स है ये इस तरीके से हैं कि दोनों पार्ट्स के एरिया आपस में बराबर है, आपस में इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा सर, मेरा ये जो लाइन है ये मेरे ओरिजिनल ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये क्लियरली मुझे फिगर में दिख रहा है। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि जब पूरा ट्रायंगल इस लाइन के द्वारा डिवाइड हो रहा है तो एक तो ये छोटा ट्रायंगल वाला पार्ट मिल रहा है सर, और एक और ये वाला नीचे वाला पार्ट मिल रहा है, ये वाला क्वाड्रिलैटरल मिल रहा है सर। अब ध्यान देना यहां पे सर, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, क्या क्वाड्रिलैटरल एक ट्रेपीजियम नहीं है सर? बिल्कुल है, मुझे दिख रहा है। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है नीचे वाला पार्ट जिसमें एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, और एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं सर? ट्रेपीजियम कहते हैं। तो क्लियरली जो सवाल बोल रहा था फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरी ये जो लाइन सेगमेंट है ओरिजिनल ट्रायंगल को दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि एक पार्ट छोटे वाले ट्रायंगल का हिस्सा दे रहा है और दूसरा वाला जो पार्ट है सर ये मुझे एक ट्रेपीजियम दे रहा है सर। तो सवाल ने आपको कहा था
कि आपके दो पार्ट्स इस तरीके से मिल रहे हैं कि दोनों पार्ट्स के एरिया बराबर है। यानी कि आपको बोल दिया गया है कि ये लाइन ओरिजिनल ट्रायंगल को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि डिवीजन के बाद जो छोटा ट्रायंगल और जो आपको ट्रापीजियम मिल रहा है, ये इस तरीके से मिल रहा है कि छोटे ट्रायंगल का एरिया और ट्रापीजियम का एरिया आपस में बराबर है। तो आपको इतने अच्छे से नहीं बोला कि लाइन इस तरीके से ओरिजिनल ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है कि डिवाइड करने के बाद जो छोटा ट्रायंगल और जो ट्रापीजियम मिल रहा है उनका एरिया आपस में बराबर है। लाइन आपको बिल्कुल सीधे तरीके से घुमाते हुए ऐसा बोल रहा है कि लाइन के द्वारा ओरिजिनल ट्रायंगल का जो दो पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है उन दोनों पार्ट्स के एरिया बराबर है, दैट्स इट। अब मुझे अपने फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है कि मेरे जो दो पार्ट्स हैं उनमें से एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रापीजियम है, और सवाल जैसे कह रहा है उसके हिसाब से यह क्लियर है कि मेरे छोटे ट्रायंगल और ट्रापीजियम का एरिया आपस में बराबर है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो एरिया वाली बात बोली गई ना, यहां पे मुझे क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में मुझे अपने पॉइंट्स को प्लेस कहां पे करना है। क्या आप लोग थोड़ा सोच सकते हो इस बारे में कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एरिया वाली बात से क्लियर हो जाता है कि मुझे अपने पॉइंट्स डी और ई को इनलाइन सेगमेंट्स पे कहां पे प्लेस करना है। क्या थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, क्या थोड़ा सा सोच सकते हो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। तो अगर आपने थोड़ा सा सोचा तो देखो क्या जवाब मिलना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, देखो इसी को कहते हैं एनालिसिस, एनालिसिस इसी का नाम है। ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने पॉइंट्स को बिल्कुल बीचों बीच यानी कि ट्रायंगल के साइड्स का मिड पॉइंट बना लूं सर, तो मान लो यहां पे ये मिड पॉइंट और यहां पे ये मिड पॉइंट, तो समझने की कोशिश करिएगा। अभी जब मैं अपने फिगर को देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनना। देखो अगर कहीं पे भी एरिया की बात होती है, किसी भी शेप के एरिया की बात होती है, तो ऑब्वियस ये बात है सर, रीजन जितना बड़ा होगा उसका एरिया भी उतना बढ़ागा। अगर आपके सामने मान लो मैं दो शेप बनाता हूं रैंडमली, एक शेप ऐसा बनाया, एक शेप ऐसा बनाया, और मैं आपसे पूछूं किसका एरिया ज्यादा होगा किसका कम होगा, आप तुरंत जवाब दोगे सर कि ये छोटा रीजन कवर कर रहा है, ये बड़ा रीजन कवर कर रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है सर, ये बड़ा रीजन है तो इसका एरिया ज्यादा होगा, ये छोटा रीजन है तो इसका एरिया कम होगा। सिंपल सर। अब देखो यहां पे, अभी अगर मैं बिल्कुल मिड में अपने पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूं, तो मेरा जो ट्रापीजियम मिल रहा है और मेरा जो छोटो ट्रायंगल मिल रहा है, इनके स्पेसेस को देखिए। आपको दिख रहा है सर कि मेरे फिगर के हिसाब से जब मैं अपने पॉइंट्स को बिल्कुल लाइन सेगमेंट्स के बीचों बीच कंसीडर कर रहा हूं, तो ट्रापीजियम ज्यादा स्पेस ले रहा है, ट्रायंगल कम स्पेस ले रहा है। यानी कि अभी जो मुझे फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है उसके हिसाब से ट्रापीजियम का एरिया ज्यादा दिख रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कम दिख रहा है। कब सर? अगर मैंने अपने पॉइंट्स को मिड में माना। लेकिन सवाल यहां पे कह रहा है कि पॉइंट्स को इस तरीके से मानना है कि छोटे ट्रायंगल का एरिया और ट्रापीजियम का एरिया आपस में होना चाहिए बराबर। तो क्या दिमाग लगाओगे आप? तुरंत कहोगे सर, यानी कि अगर मैं यहां पे थोड़े से ट्रापीजियम के स्पेस को कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। यानी इसी तरीके से हम बैलेंस आउट होंगे और ट्रायंगल का एरिया ट्रापीजियम के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो इससे मेरा दिमाग लग रहा है सर कि मेरे पास ये जो लाइन DE है, अगर इस लाइन को मैं मिड से थोड़ा नीचे खिसका दूं, यानी मिड से थोड़ा सा नीचे रखता हूं सर, तो इस सिचुएशन में अब अप्रोक्सीमेटली यानी कि मिड से नीचे आने के बाद कहीं पे अप्रोक्सीमेटली ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पे ये स्पेस और छोटे ट्रायंगल का स्पेस बिल्कुल बराबर रहेगा। यानी इसी कहीं सिचुएशन में दोनों स्पेसेस के एरिया आपस में बराबर होंगे, ये निकल के आएगा। क्लियर है सर? यानी कि अब जाके क्लियर हो रहा है कि मेरे ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली में मुझे अपने मिड से थोड़ा सा नीचे रखने की जरूरत है, क्योंकि उसी हिसाब से सवाल जो बोल रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी सर। यानी मुझे क्लियर है कि मिड से थोड़ा नीचे की तरफ AB पे पॉइंट D होगा, अगेन मिड से थोड़ा नीचे की तरफ AC पे पॉइंट E होगा। समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए? मजा आया ये समझने में? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई दूसरा टीचर इस सवाल का फिगर आपको समझा रहा होगा, बहुत सारे टीचर तो फिगर समझाएंगे नहीं, वो सीधे कह देंगे कि एग्जाम में सवाल फिगर के साथ आया था और बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं प्रिंस सर हूं, मैं ऐसा करूंगा नहीं। तो अगर बिना फिगर के आता है और फिगर समझाएंगे ना बहुत सारे टीचर, तो इतना इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि इस लाइन को एग्जैक्टली रखना कहां है और समझना इस बात को। अगर आप इस लाइन को कहीं और पे भी बना लेते ना, बिल्कुल बीच में मान लेते, थोड़ा ऊपर मान लेते, तो भी एग्जामिनर बहुत हाई चांसेस आपके नंबर नहीं काटता।
लेकिन हम जो इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ते हैं, जो एनालिसिस सीखे, उसको अप्लाई करना हमें आना चाहिए। देखो ये छोटी छोटी चीजें में भी अभी हमें रियलाइज नहीं होंगी, लेकिन आगे जाके जब हम हायर क्लास में मैथ्स को परस्यू करेंगे, किसी कंपटीशन के पेपर में बैठेंगे ना, तो यही छोटी छोटी चीजों का नॉलेज बड़ा बन जाता है। तो अगर सटीक एनालिसिस की बात की जाए तो ये सटीक एनालिसिस जो कि आपको बहुत कम टीचर बताएंगे। तो ये कहानी सभी को क्लियर हुई, फिगर में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी अब एरिया वाली बात से मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे अपने पॉइंट्स को मिड से थोड़ा नीचे की तरफ रखना है, तभी जाके बैलेंस की सिचुएशन बनेगी और ट्रापीजियम का एरिया छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर निकल के आएगा। इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम में फिगर बिल्कुल ऐसा ही बनाना है जैसा मैंने बनाया है, अगर फिगर पहले से गिवन ना हो। अगर पहले से फिगर गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा फिगर ने बना दिया उसी में आपको एनालिसिस देखनी है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो फिगर में बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है, तो अपने ओरिजिनल बुक वाले फिगर पे ही चलेंगे, ठीक है। अब देखो बुक ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल बीचों बीच बना दिया, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको एग्जाम में वैसा नहीं ऐसा फिगर बनाना है सर। तो फिगर पहले ढंग से नोट डाउन करिए। एनालिसिस हम वहां पे जरूर देखेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा ही फिगर बनाना है। ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं यहां वाले फिगर में, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे गिवन डेटा में बता दिया गया है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ये लाइन बीसी के साथ पैरेलल होनी चाहिए। तो इस डाटा को हमने फिगर में क्या किया सर, हाईलाइट कर लिया। और क्या बोला गया है, और मुझे बताया गया है सर कि इस लाइन के द्वारा जब बड़ा वाला ट्रायंगल डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने के बाद ये जो छोटा ट्रायंगल और ये जो ट्रेपीजियम मिल रहा है, दोनों के एरिया आपस में बराबर हैं सर, दोनों के एरिया आपस में बराबर हैं। तो इस बात को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो इसका नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ADE, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, इसका नाम लिख लेते हैं BCED, ट्रापीजियम BCED। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो मेनली जितनी बातें गिवन थी उसको फिगर में हाईलाइट कर लिया सर, और अलग से इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख भी लिया। अब फिगर की कहानी कंप्लीट हो गई है, अब एनालिसिस पे जा सकते हैं सर। तो अब एनालिसिस की कहानी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो सर, ये सवाल जब एग्जाम में आएगा तो चैप्टर का नाम लिख के तो आएगा नहीं, लेकिन सवाल पढ़ के भली बात ही क्लियर हो रहा है सर कि ट्रायंगल चैप्टर का सवाल है। क्या इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए? आपको दिख रहा है सर कि सवाल के अंदर ट्रायंगल की कहानी चल रही है, कुल मिलाकर ट्रायंगल चैप्टर का सवाल है। अब मुद्दा यह है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्या लगेगा, तो ध्यान से सुनना सर। पूरा सवाल पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सवाल के अंदर छोटे ट्रायंगल के एरिया और ट्रापीजियम के एरिया पे चर्चा हो रही है। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला सर सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के क्लियर हो रहा है कि सवाल के अंदर छोटे ट्रायंगल का एरिया और ट्रापीजियम के एरिया पे चर्चा हो रही है। तो अभी तक हमने ट्रायंगल चैप्टर में जितना पढ़ा है उससे यह क्लियर है सर कि ट्रापीजियम के एरिया से रिलेटेड ट्रायंगल चैप्टर में हमने कोई अलग सा कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। अभी तक ट्रायंगल में जितना पढ़ लिया उससे क्लियर है सर कि ट्रापीजियम के एरिया से रिलेटेड अपने इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड अपने चैप्टर में कंसेप्ट जरूर पढ़ा है। हमने कुल मिला के ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करने वाली 4 प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है। तो इससे यह क्लियर है कि एरिया वाले ही कोई ना कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहां पे काम करेगी। अब मुद्दा यह है कौन सी काम करेगी। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो कौन सी एरिया वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें पहले यह ढूंढना पड़ेगा सर कि यह कोई भी एरिया वाली प्रॉपर्टी जो काम करेगी वो किन ट्रायंगल्स में काम करेगी। भावनाओं को समझिएगा सर, एरिया की कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यह ढूंढते हैं कि एरिया वाली कोई भी प्रॉपर्टी लग जाए कौन से ट्रायंगल में काम करेगी। यानी प्रॉपर्टी लगाने के लिए ट्रायंगल्स का सेट क्या मेरे पास होना चाहिए। तो तुरंत कहोगे सर कि इस फिगर में कुल मिला के 2 ही ट्रायंगल की एग्जैक्टली कहानी है, यानी कि सर उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में हमारी कोई भी एरिया वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। कौन से ट्रायंगल, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो अपनी इस फिगर में मैं बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि एक तो ये छोटू ट्रायंगल है पर्पल वाला,
और इसके साथ साथ ये बड़ू ट्रायंगल है सर, लाल वाला। क्या इसके अलावा कोई तीसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है सर? कहोगे नहीं दिख रहा है। यानी कुल मिला के फिगर में यही दो ट्रायंगल है। और मुझे यह भी भली भांति पता है कि एरिया वाली कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा कम से कम दो ट्रायंगल के लिए काम करती है। तो दो ट्रायंगल तो मुझे मिल गए। अब तुरंत आप पूछोगे कि सर ये क्या कर रहे हो? सवाल के अंदर छोटे ट्रायंगल के एरिया पे बात हो रही थी, ठीक है, आपने छोटे ट्रायंगल को सेलेक्ट किया, लेकिन सर सवाल के अंदर बड़े वाले ट्रायंगल से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही थी एरिया की, आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया? सवाल के अंदर तो ट्रापीजियम के एरिया पे बात हो रही थी, आखिर आपने ये बड़े वाले लाल वाले ट्रायंगल को क्यों सेलेक्ट किया? अब इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, जैसे अभी तो आप लोग थोड़े मैच्योर हो गए, बड़े हो गए हो, आपको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है। मान लो हम लोग जब छोटे थे तो देखो कैसा फील होता था। हम लोग छोटे थे, मान लो खेल रहे होते थे, वीडियो गेम खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना फेवरेट फन का कोई भी गेम खेल रहे हैं। अब मम्मी पापा तुरंत घर में बुला लेते, कहते थे जल्दी आओ नहीं तो पिटाई हो जाएगी, पढ़ाई करनी है। उस समय मन में ना इतना गंदा लगता था ना, मतलब ऐसा लगता था अरे यार, मतलब मम्मी पापा मेरे दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन है, मतलब कभी भी मस्ती करने देते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें उस समय यह मैच्योरिटी नहीं थी समझने की कि मम्मी पापा हमारे भलाई के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता अपने एक्सपीरियंस से सोच के रखा है कि अगर मेरा बेटा या बेटी इस पढ़ाई वाले रास्ते पे चलता है तो जिंदगी में सक्सीड करने के चांसेस हाई रहेंगे। तो भले ही हमें उस एज में उस रास्ते पे चलना कैसे है यह क्लियर नहीं था, उस रास्ते पे आगे जाके मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह भी क्लियर नहीं था, रास्ता कैसा होगा यह भी क्लियर नहीं था, लेकिन हां, हमें अपने मम्मी पापा ने यह जरूर बता दिया था कि ये जो पढ़ाई वाला रास्ता है इस पे आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में सक्सीड करने के चांसेस हाई रहेंगे। तो अगेन इसी तरीके से कुछ मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सर? तो जब भी मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ाता हूं, तो किसी भी वैरायटी में आगे बढ़ने का हम कुछ कंसेप्ट्स के हिसाब से एक रास्ता डिसाइड करते हैं। समझ रहे हो बात को? और बिल्कुल ब्लाइंडली आंख बंद करके भरोसा करते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। मंजिल कितनी दूर है, मंजिल क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन रास्ते के लिए हम श्योर हैं। हमने जो सर के बताए हुए कंसेप्ट के हिसाब से रास्ता सीखा है, उस रास्ते के लिए श्योर हैं। तो आप तो बस आंख बंद करके उस रास्ते पे बढ़ जाइए। आप ये सोच के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि इस रास्ते से रिलेटेड तो जानकारी नहीं है, फिर सर इस रास्ते पे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको एनालाइज करने के लिए सवाल को जो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट आपको दिखा, उस कंसेप्ट के हिसाब से आपको रास्ता मिला, आप तो बस आंख बंद करके रास्ते पे आगे चले जाइए, बाकी की टेंशन मत लीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि प्रिंस सर कुछ भी अगर आपको किसी चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो बहुत सोच समझ के पढ़ाते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो कंसेप्ट 95 से ज्यादा % सवालों में सटीक तरीके से अप्लाई हो जाए। क्योंकि देखो, एक सवाल के मैं आपको 50 तरीके जरूर बताता हूं, लेकिन साथ साथ 50 सवाल को एक ही तरीके से सोचने का भी तरीका बताता हूं। इससे फायदा यह होता है कि अगर आपके दिमाग में हर चैप्टर के लिए आगे बढ़ने का एक तरीका दिमाग में है ना, तो मैक्सिमम सवाल आप खुद से टैकल कर लोगे, कम से कम याद रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है सर। तो इस बात को याद रखिएगा। तो एग्जांपल सभी को समझ में आया? तो आप कहोगे कि ठीक है, सर ने जो गाइडेंस दी है चैप्टर में सवालों के लिए, उससे रास्ता हमें मिल गया है कि इन्हीं टारगेट ट्रायंगल्स के लिए मुझे कोई ना कोई एरिया वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब मुद्दा यह है कि एरिया वाली तो 4 प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, यहां कौन सी अप्लाई होगी? तो ध्यान दीजिएगा सर, पूरा सवाल का डेटा मेरे सामने है, फिगर भी मेरे सामने है। क्या मेरे ट्रायंगल्स के अंदर डेटा में या फिर फिगर में मीडियन से रिलेटेड बात हुई? कहोगे नहीं हुई। क्या ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड बात हुई? कहोगे नहीं हुई। क्या एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड बात हुई? कहोगे सर नहीं हुई। क्या बचा है सर? कहोगे साइड से रिलेटेड बात बची है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्लियर होता है कि एरिया और साइड को कोरिलेट करने वाली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देंगे। तो हमारे एरिया साइड को कोरिलेट करने वाली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है, ये फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी क्लियर है, कंसेप्ट अप्लाई करना स्टार्ट करते। तो ध्यान से सुनिएगा। अब सर, एरिया वाली कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो फुलफिल होगी तभी अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन? कंडीशन ये होती है सर कि जिन टारगेट ट्रायंगल्स में आप एरिया वाली प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हो,
सर वो टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ये पहले से हमें गिवन होना चाहिए। जब तक हमें पहले से ये गिवन नहीं होगा कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तब तक हम इस प्रॉपर्टी एरिया वाली नहीं अप्लाई कर सकते हैं सर। तो क्या पहले से सवाल ने कहीं पे भी आपको बताया कि आपके टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है? तुरंत कहोगे सर कहीं नहीं बताया है। तो अब मुझे एग्जैक्टली क्लियर है क्या करना है। तो अब मुझे क्लियर है कि सबसे पहले मुझे अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना पड़ेगा। एक बार सिमिलर साबित कर दिया, अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और जरूर अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे सर। क्लियर हो गया? तो अब अपने टारगेट ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे सोचना है। तो फिगर आपके सामने है, क्या दिख रहा है सर? कहोगे एक स्पेशल टाइप का ऐसा फिगर है जहां पे इस्तेमाल करने के लिए पैरेलल लाइन भी है। तो मेरे स्पेशल टाइप के फिगर में जो टारगेट ट्रायंगल्स होंगे उनको सिमिलर करने के कई सारे रास्ते हम ऑलरेडी जानते हैं। तो उन कई सारे रास्तों में से आपकी जो मर्जी वो रास्ता लगा लो। वैसे मैं क्या सजेस्ट करूंगा? मैं सजेस्ट करूंगा सर जो रास्ता सबसे आसान है वो लगाओ, टाइम बचेगा। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने वाला सबसे आसान रास्ता होता है सर डबल ए क्राइटेरिया। तो क्या आप अपने टारगेट ट्रायंगल्स में डबल ए क्राइटेरिया को सोच नहीं सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए सर। तो इस स्पेशल टाइप के फिगर में क्या दोगे सर? इनडायरेक्ट तरीके से एक एंगल की कहानी तो सीधे दिख जाती है, कॉमन एंगल एक ए मिल गया सर। इसके अलावा सर चूंकि हमारे पास पैरेलल लाइन की भी कहानी है तो और भी एंगल तक पहुंच सकते हैं। क्या दोगे सर? कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, यानी कि ये जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा। रीजन क्या बोलोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। या फिर आप चाहते तो दूसरे वाले ए को इस तरफ से भी ढूंढ सकते थे। अगेन ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है सर, तो आप ये भी बोल सकते थे ये एंगल इसके बराबर क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपकी मर्जी है आप कौन से एंगल्स के सेट से काम लेना चाहते हो। मान लो मैंने इनकी मदद से काम लिया, तो अब हमने बड़ी आसानी से अपने टारगेट ट्रायंगल्स को डबल ए क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर साबित कर दिया। अब कहोगे सर बस सिमिलर साबित करने से नहीं होता, सिमिलैरिटी का नोटेशन भी लिखना पड़ता है। नोटेशन देख लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं नोटेशन की बात करूं सर, तो चूंकि स्पेशली ट्रायंगल का नाम लेके एरिया नहीं बताया गया है, तो मेरी मर्जी हो जाती है कि मैं जैसे चाहूं ट्रायंगल का नाम ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो सबसे पहले मैं अपने छोटे वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं बिल्कुल रैंडमली, ट्रायंगल एडीई। तो ट्रायंगल एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल। अब एंगल की करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से बड़े वाले ट्रायंगल का भी नाम लिख लेते हैं। तो पहले 3 जगह बना लेते हैं सर, अब ध्यान दीजिएगा। तो छोटे वाले का एंगल ए तो मुझे दिख रहा है, छोटे वाले के एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले का भी एंगल ए ही होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी यहां फर्स्ट पे है, यहां पे भी फर्स्ट पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड पोजीशन पे डी। क्या डी से रिलेटेड बात हुई? बिल्कुल हुई सर। तो मुझे दिख रहा है कि छोटे वाले के एंगल डी के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले का एंगल बी है, यानी सेकंड पे डी के लिए सेकंड पे बी आ जाएगा यहां पे। अब मेरे बड़े ट्रायंगल के नाम के अल्फाबेट्स हैं ए बी सी, आपने ऑलरेडी ए बी का इस्तेमाल कर लिया, खाली जगह पे सी को डाल दिया सर। तो सिमिलैरिटी का नोटेशन हमारे सामने आ चुका है। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि अब हमने अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया है, अब हम अपने एरिया साइड को कोरिलेट करने वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब अपनी प्रॉपर्टी की कहानी समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे एरिया और साइड को कोरिलेट करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? तो प्रॉपर्टी कहती है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा ये फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मुद्दा ये है सर कि जब अपने प्रॉपर्टी से आने वाले रिजल्ट की बात करेंगे तो उस रिजल्ट में जितने भी फ्रैक्शन होंगे उन फ्रैक्शंस में किस ट्रायंगल को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो अगेन जो कंसेप्ट सिखाया है अप्लाई करिए, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको सिखाया है सर कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि कभी भी अगर आपसे रेशियो के बारे में पूछा जाता है तो या तो डायरेक्टली रेशियो देके पूछ लिया जाता है या फिर लैंग्वेज के तरीके से पूछ लिया जाता है। अब यहां पे डायरेक्टली रेशियो पूछ लिया गया है तो लैंग्वेज वाला कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है सर। अब जब डायरेक्टली पूछा गया है सर तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे BD डिवाइडेड बाई AB पूछा जा रहा है। तो कहोगे सर इससे कैसे समझ में आ रहा है किस ट्रायंगल को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपको क्लियर है कि जब आप ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो बनाओगे तो आगे के रिजल्ट में करस्पॉन्डिंग साइड पे बात करनी है और ये किसी ना किसी तरीके से जरूर करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी बनाएंगे।
यानी कि ये जो हिस्से हैं सर, ये किसी ना किसी तरीके से आपके टारगेट ट्रायंगल से कनेक्टेड है। तो यहीं से क्लियर हो रहा है, यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि ये पार्ट्स कौन से ट्रायंगल के हैं। इससे क्लियर हो जाएगा किस ट्रायंगल को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। अगेन जो कंसेप्ट बताया अप्लाई कर दीजिए। तो कंसेप्ट के हिसाब से सबसे पहले बीडी, तो कहोगे सर बीडी तो किसी ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है सर, ए बी। तो हां सर, ए बी के बारे में पता है। ए बी के लिए दिख रहा है सर कि ए बी जो मेरा बड़ा वाला लाल वाला ट्रायंगल है उसका पार्ट है। तो चलो ये वाला पार्ट आपको नहीं पता चला, ये वाला तो पता चला ना, तो जितना पता चला है उतना तो इस्तेमाल कर लो। यानी इससे मुझे क्लियर है कि जब मैं अपने ट्रायंगल्स के एरिया के रेशो की बात करूंगा तो बड़े वाले रेड वाले ट्रायंगल ए बी सी को नीचे रखूंगा, क्योंकि इसी टाइप के रिजल्ट की जरूरत है। ये सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। तो ट्रायंगल ए बी सी नीचे रहने वाला है। अब कॉमन सेंस की बात है, एक है छोटू ट्रायंगल, एक है बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कहां रहेगा ये क्लियर है, तो इनडायरेक्टली ये भी क्लियर हो जाता है कि छोटा ट्रायंगल कहां रहेगा। अगेन अपने मेथड पे, अपने तरीके पे भरोसा रखिए, रास्ते पे चलते जाइए, मंजिल तक जरूर पहुंच जाइएगा। आप ट्रापीजियम के एरिया के बारे में चिंता मत करिए, उसका इस्तेमाल अपने आप हो जाएगा। आपको जो रास्ता मिला आप तो बस चुपचाप उसमें आंख बंद करके पूरी शिद्दत के साथ चलते जाइए। सर अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि मुझे अपना कंसेप्ट क्लियर है, तो इससे अगर मैं अपने एरिया वाले रिजल्ट की बात करूं सर, तो नीचे कौन सा ट्रायंगल रहेगा, तो डिनोमिनेटर में मेरा ट्रायंगल बड़ा वाला यानी कि ट्रायंगल ए बी सी रहने वाला है सर। तो नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इससे ऑटोमेटिकली क्लियर होता है कि जो बचा रह गया वो ऊपर रहेगा, यानी कि ट्रायंगल ए डी ई ऊपर रहने वाला है सर। तो जो कंसेप्ट सिखाया है उसके हिसाब से यहां पे काम किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जान लो कि एक्चुअली में किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, इससे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई उल्टा मान के भी यहां पे काम चलता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली उसकी मदद से भी आप रिजल्ट तक पहुंच जाते। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, देखो अभी लेक्चर के बीच में मैंने आपको समझाया कि प्रिंस सर के पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि वो पूरे चैप्टर के कंसेप्ट के हिसाब से सोचते हुए एक कहानी बनाते हैं और उस कहानी के हिसाब से मैक्सिमम सवालों को एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसी हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करके यहां पे चीजों को सेट किया। लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी बता दिया कि यहां पे अगर कोई उल्टा मान के भी चलता ना, तो कोई अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ता। सर क्लियर हो गया। तो अपनी कहानी जैसी चल रही थी वैसे ही आगे बढ़ते हैं सर। अब ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा ये फर्दर इन्हीं ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये जिन ट्रायंगल्स की चर्चा हो रही है इनके सिमिलैरिटी का जो नोटेशन है सर कहां गया, यहां पे है, मेरे सामने है। इस नोटेशन से पहले ये पता कर लेते हैं कि सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी क्या क्या आ रही है। तो यहां से अगर मैं अपने करस्पॉन्डिंग साइड की कहानी चेक करूं तो मुझे दिख रहा है सर कि AD जो है ये AB के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। सर DE जो है ये BC के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। सर AE जो है ये मेरे AC के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। इतना सभी को क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस सिमिलैरिटी के नोटेशन से करस्पॉन्डिंग की सारी कहानी हमने यहां पे चेक कर ली। अब ध्यान देना, आपको यह निकालना है क्या? आपको यह निकालना है क्या? नहीं सर, आपको क्या निकालना है? आपको तो यह निकालना है। तो आप कहोगे सर कि आगे जाके साइड से रिलेटेड करस्पॉन्डिंग की कहानी है और मुझे जो प्रूव करना है उसमें भी साइड से रिलेटेड रेशियो की बात हो रही है। तो मैं यहां पे मैच करने की, ढूंढने की, कंपेयर करके कोशिश कर रहा हूं कि जिस टाइप के मुझे साइड रिलेटेड रेशियो चाहिए ऐसी कुछ करस्पॉन्डिंग की कहानी यहां पे अवेलेबल है क्या? तो कह दोगे सर कि इन तीनों को अगर मैं इससे क्रॉस मैच करूं तो ये हल्का हल्का मैच होता हुआ दिखता है और कोई भी मैच होता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए दिखता है क्योंकि सर यहां पे भी रेशियो में AB है, यहां पे भी AB है। आधा हिस्सा तो मैच हो रहा है सर जो पूछा जा रहा है, लेकिन ये जो आधा बचा हुआ हिस्सा है ना BD, ये मैच नहीं हो रहा। यहां BD पूछा जा रहा है जबकि यहां पे AD है। कोई दिक्कत नहीं है, आधा रास्ता तो मिला ना। तो इस आधे रास्ते से मुझे ये क्लियर है कि इन तीनों करस्पॉन्डिंग की कहानी में से एक्चुअली इस सवाल को बनाने के लिए मुझे इस वाले करस्पॉन्डिंग के सेट का सहारा लेना पड़ेगा। अब चूंकि मैंने इस तरीके से रिजल्ट को डिफाइन किया है तो इस हिसाब से मुझे क्लियर है कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। मुझे क्लियर है सर, इस ट्रायंगल के पार्ट्स ऊपर होने चाहिए फ्रैक्शन में, इस ट्रायंगल के पार्ट्स नीचे होने चाहिए। यानी कि इस हिसाब से क्लियर है सर
कि मेरा जो AD होगा ये मेरे आगे के फ्रैक्शन में ऊपर होगा और मेरा जो AB होगा ये आगे के फ्रैक्शन में नीचे होगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर। तो सिचुएशन के हिसाब से कैसा रिजल्ट लेना है ये मेरी आंखों के सामने आ चुका है। कहोगे सर अब आगे क्या दिमाग लगाएं? अब दिमाग बिल्कुल लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिए। तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर कि इस टाइप की चीज इस टाइप के चीज से मैच हो रही है, यानी कुल मिला के एक्चुअली में पहली बार ऐसा सवाल मिला है जहां पे इस टाइप की चीज कैलकुलेट करनी है, यानी ये चीज इससे रिलेटेड है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। तो क्या एरिया के कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई कहानी पता है? कहोगे बिल्कुल पता है, गिवन डेटा में एरिया से रिलेटेड मुझे बताया गया था। क्या बताया गया? तो मुझे बताया गया था कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया इस ट्रापीजियम के एरिया के बराबर है। लेकिन आप कहोगे सर कि यहां छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया तो डिस्कस हो रहा है, लेकिन यहां पे ट्रापीजियम का एरिया डिस्कस नहीं हो रहा है, तो क्या दिमाग लगाएं? अब देखो अगेन बड़ा सिंपल दिमाग लगा सकते हो। कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके सामने एक रैंडम सा मैंने ऐसा फिगर बनाया, इसमें ये एक डिवीजन किया और ये 2 डिवीजन और किए, कुल मिला के 1 2 3 डिवीजन है फिगर में। ध्यान से सुनना सर। तो अगर मैं आपको ये कह दूं सर कि ये वाला जो डिवीजन है इस वाले पोर्शन का एरिया मान लो A1 आ रहा है। अगेन मान लो मैं आपको कह दूं सर कि ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया जब मैंने निकाला तो A2 आ रहा है। अगेन मैं आपको कह दूं सर कि ये वाला जो रीजन है इसका एरिया जब मैंने निकाला तो A3 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर फट से बता देंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर का एरिया इन सारे एरिया का जोड़ होगा, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है सर कि अगर एक फिगर सब रीजन्स में डिवाइडेड है तो हर रीजन का एरिया अगर आपको मालूम है उन सारे रीजन के एरिया को जोड़ लीजिएगा तो पूरे कंप्लीट रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब यही कॉमन सेंस यहां पे लगाएं तो देखो क्या समझ में आ रहा है। तो कहोगे सर छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? समझिएगा बात को। अपने फिगर में क्लियरली दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने छोटे ट्रायंगल के एरिया में ट्रापीजियम के एरिया को जोड़ दूंगा तो क्या पूरे ट्रायंगल के एरिया नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। मुझे दिख रहा है कि मेरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो इस लाइन के द्वारा एक छोटे ट्रायंगल और एक ट्रापीजियम यानी इन दोनों रीजन्स में डिवाइडेड है। तो अगर मैं इन दोनों रीजन्स के एरिया को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे कंप्लीट रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा? कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। बस यही दिमाग लगा देना है, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया पे भी पहुंच जाओगे। अब समझना क्या बोला गया था। आपको बोला गया था सर कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और ट्रापीजियम का एरिया आपस में बराबर है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को A मान लेता हूं तो ट्रापीजियम का एरिया भी क्या A नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि मुझे गिवन डेटा में बताया गया है दोनों रीजन्स के एरिया आपस में बराबर है। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? क्या बोल दोगे सर? तुरंत कह दोगे दोनों रीजन का एरिया जोड़ दो, यानी कि A प्लस A 2A हो गया सर। मिल तो गया बड़े ट्रायंगल का एरिया। है तो आपके सामने छोटे ट्रायंगल का एरिया। डाटा को यहां पुट कर दीजिए, सब निकल के आ जाएगा। डाटा पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी कि छोटे वाले पर्पल वाले ट्रायंगल का एरिया, जिसको मैंने क्या माना है? A माना है सर। यहां ऊपर में A हो गया डिवाइडेड बाई, नीचे है बड़े वाला ट्रायंगल यानी कि रेड वाला ट्रायंगल का एरिया, जिसको मैंने निकाल लिया किसके बराबर है सर? 2A के बराबर है। तो नीचे कितना हो गया? 2A बराबर राइट साइड में कितना है सर? तो राइट साइड में आपके पास यहां पे AD डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ सर? तो A से A गया, आपके पास अब यहां पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, AD डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर बराबर यहां पे क्या बचा सर? 1/2 बचा। पहले इतना नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया? अब समझना बात को। अब कहोगे सर मंजिल के बहुत नजदीक है, क्योंकि इसी टाइप का कुछ पूछा जा रहा है। आधा हिस्सा मिल रहा है, आधा हिस्सा की और खोज है। खोज लेंगे सर, मतलब बहुत नजदीक पहुंच गए हैं सर। अब ध्यान से सुनिएगा। तो आपको इस चीज का स्क्वायर नहीं पूछा जा रहा है, ये बिल्कुल सिंपल AD बाई AB टाइप का फॉर्मेट पूछा जा रहा है सर।
तो ये जो फॉर्मेट है मुझे दिख रहा है सर कि एक्स स्क्वायर बराबर के टाइप का फॉर्मेट है, जिसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली मैंने बताया है एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर के कर लीजिए सर, टाइम बचेगा। देख लो कितने सवाल में एक छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई होता है। एक्चुअली कहा जाए ना तो ये कंसेप्ट 11 में सीखने वाला कंसेप्ट है, लेकिन 10th में अप्लाई होता है। तो यही बात होती है ना कि एक टीचर को पता होता है कि कहां का कौन सा कंसेप्ट आपके लेवल पे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी मेहनत बचे, टाइम बचे सर। तो इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर देंगे तो सीधे यहां से बोल देंगे सर कि मेरे AD बाई AB, मेरे AD डिवाइडेड बाई AB का जो रेशियो होगा सर, ये क्या निकल के आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1/2। क्लियर हो गया सर। यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ रहा है AD डिवाइडेड बाई AB बराबर यहां पे प्लस माइनस, अब इस स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा सर, √2 हो जाएगा। इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब समझना बात को, ये मुझे बोल रहा है दो सोल्यूशन पॉसिबल है। एक सोल्यूशन ये मुझे बोल रहा है AD डिवाइडेड बाई AB बराबर -1/√2, और ये मुझे बोल रहा है AD डिवाइडेड बाई AB बराबर 1/√2। अब खुद ही सोच के बताइए, क्या ये सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं नेगेटिव वाले को? कहोगे सर नेगेटिव वाले को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या दोगे? तुरंत कहोगे सर ADAB क्या है? तो ADAB मेरे ज्योमेट्रिकल फिगर के साइड्स हैं। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का साइड कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसी वजह से ये सॉल्यूशन रिजेक्टेड सर। यानी एक्चुअली में ये मेरा प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। तो अब मेरे पास इस टाइप से मिलती जुलती चीज आ गई है, AD बाई AB बराबर 1/√2। क्लियर है? लेकिन कहोगे सर मुझे ये नहीं निकालना, मुझे तो ये निकालना है। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखो पढ़ाई हुई चीज कैसे इस्तेमाल होती है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है जो कि एक पॉइंट के कारण कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कहोगे सर मेरे पास ये छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। और मैंने आपको कई बार, कई दफा, कई तरीके से सिखाया है कि इस टाइप के डिवीजन में कहीं पे भी अगर आपको कोई छोटे छोटे का रेशियो दे दे या फिर छोटे बड़े के कॉम्बिनेशन का रेशियो दे दे, तो क्या उससे दूसरे कॉम्बिनेशन पे नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते। कई बार मैंने आपको सिखाया है कि कोई अगर आपको छोटे छोटे का रेशियो बोल देता है तो उससे आप छोटे बड़े पे पहुंच सकते हैं। कोई आपको छोटे बड़े का कॉम्बिनेशन का रेशियो देता है तो उससे आप दूसरे छोटे बड़े पे पहुंच सकते हैं। कोई आपको छोटे बड़े का कॉम्बिनेशन दे रहा है तो उससे आप छोटे छोटे पे पहुंच सकते हैं। किसी कॉम्बिनेशन पे दूसरे कॉम्बिनेशन पे कैसे पहुंचना है ये हमने ऑलरेडी कई बार सीखा है और कई तरीके से सीखा है। हर तरीके से यहां पे काम करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा सर, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले एक शॉर्टकट सिखाया था सर रेशियो के पार्ट्स के बारे में पता करने का, उसको अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना, देखो शॉर्टकट अप्लाई करें, ध्यान से देखना सर, टाइम बचेगा इससे। AD 1 पार्ट, सर AD कितना है आपका? AD ये रहा सर मेरा 1 पार्ट, इसको 1 लिख लिया। अब AB है कि आपका √2 पार्ट, ध्यान दीजिएगा सर, ये पूरा का पूरा AB है, ये पूरा का पूरा AB है, ये कितना है सर? √2 पार्ट। आपको क्या पूछा जा रहा है सर? आपको पूछा जा रहा है BD डिवाइडेड बाई AB। दिमाग लगा दीजिए जो सिखाया था। तो BD क्या है सर? ये रहा BD का हिस्सा। BD कैसे मिलेगा सर? इस पूरे पार्ट में इसको घटा देंगे, BD मिल जाएगा। पूरा पार्ट कितना है सर? √2 है, माइनस ये कितना घटा देंगे? एक पार्ट को घटा देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है सर? डिनोमिनेटर में AB। AB कितना पार्ट है सर? √2। लो आपके सामने शॉर्टकट तरीके से आंसर आ गया। पहले इतना नोट डाउन करिए। ये एक तरीका हुआ, और तरीका देख लेते हैं सर। और तरीका देखो यहां पे आंसर निकालने का, ध्यान से सुनना। अगेन इस टाइप के सिचुएशन में वेरिएबल x के टर्म में कैसे बढ़ना होता है मैंने आपको सिखाया। यहां से मैं ऐसा भी तो लिख के बढ़ सकता हूं सर कि अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो AD को मैं 1x, यानी कुल मिला के 1x मतलब x ही हो जाएगा, और AB को अगर मैं इंडिविजुअली लिखना चाहूं तो √2x लिख सकता हूं। याद करिए मैंने आपको सिखाया बहुत अच्छे से कि अगर आपको किसी भी रेशियो के इंडिविजुअल पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो आप एक वेरिएबल अटैच करके इंडिविजुअल पार्ट्स की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वापिस से जब रेशियो बनाओगे तो वो वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लगा दीजिए दिमाग। तो AD को आपने क्या बोल दिया यहां पे? 1x बोलो, x बोलो, एक ही बात है। और AB को यहां पे आपने बोल दिया √2x। अब आपसे पूछा जा रहा था BD डिवाइडेड बाई AB, तो BD कितना हो जाएगा सर? BD कैसे मिलेगा? तो √2x में से x को घटा देंगे तो BD मिल गया। डिनोमिनेटर में AB पूरा का पूरा कितना है? √2x है।
अब न्यूमरेटर से x को कॉमन निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है √2x, x से x गया, क्या सेम आंसर नहीं आया सर? बिल्कुल सेम आंसर आया। ऐसे बना सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है? और भी तरीका हो सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन पे आगे बढ़ने का एक और तरीका मैंने आपको यह सिखाया है सर, कि आप अपने रेशियो को उलट पुलट करके या तो दोनों साइड +1 कर लो या -1 कर लो, ऐसे भी पहुंच सकते हो। अब ऐसे कैसे दिमाग लगाएंगे? ध्यान से सुनना, यहां से सोचने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। काला कर ले लेता हूं, देखो यहां पे तो AD/AB है, मुझे बनाना क्या है? तो मुझे BD/AB बनाना है। देखो मैं क्या दिमाग लगाता हूं, मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, सबसे पहले यहां पे मैं दिमाग लगा रहा हूं कि मैं इसको पलट लेता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा AB/AD बराबर, ये भी रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि √2/1। अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं सर, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा AB/AD -1 बराबर यहां पे √2 - 1। क्लियर हो गया सर? अब यहां से अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास न्यूमरेटर बनेगा AB - AD डिवाइडेड बाई AD। AB - AD क्या है? थोड़ा देखिए, BD है सर, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया सर? BD आ गया। तो कहोगे सर आधा हिस्सा मिला दिया फिर आधा हिस्सा खो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कितना आ रहा है मेरे पास? √2 - 1 निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है सर? BD/AD आ रहा है। ठीक है सर? अब यहां पे समझिएगा बात को। अब BD/AD यहां पे मेरे पास आ चुका है और मुझे किसकी जरूरत है सर? मुझे BD चाहिए, BD की जरूरत है। इसको फिर पलट लेते हैं। फिर अगर मैं इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे दिमाग लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं फिर पलटूंगा सर तो ये हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय नीचे आपका BD बराबर यहां पे 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1। क्लियर हो गया? अब एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 को ऐड कर लेंगे तो यहां हो जाएगा AD/BD +1 बराबर यहां पे 1/√2 - 1 +1। यही हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हो गया AD + BD, नीचे हो गया BD। इस तरफ थोड़ा सा देखिए, एलसीएम लीजिएगा, नीचे है √2 - 1, ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 1 + √2 - 1, 1 से 1 गया, ऊपर क्या बचा सर? √2 बचा है। ऊपर क्या बचा है सर? तो ऊपर बचा है √2। क्लियर है? और AD + BD देखिए क्या है? तो AD + BD AB ही तो बना रहा है सर, AB ही तो बना रहा है सर। पलट लीजिए, पलट लेंगे BD/AB, अगेन यहां से भी √2 - 1/√2 आ रहा है, सेम आंसर। कई तरीके से बना सकते हो यार, रेशियो पे खेलना आना चाहिए। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, तरीके सब जानो लेकिन इस्तेमाल सबसे आसान वाला करो। सबसे आसान वाला क्या था? पार्ट्स को फिगर में हाईलाइट करिए, सीधे दिख जाता है क्या आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया सर? तो हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका है। कई तरीके से आपको बताया, आपकी मर्जी है कोई भी तरीके से पहुंचो, लेकिन मेरा पर्सनल सेशन रहेगा आसान वाला रास्ता लो। आसान से काम हो रहा है, मुश्किल क्यों करना काम को? अब ध्यान देना यहां पे। अब अगर यहां पे आंसर छोड़ दोगे ना तो हो सकता है एग्जामिनर अभी भी आपके आधे नंबर काट ले। क्यों भैया? तो रीजन ये है कि आपका जो रेशियो वाला ये नंबर का टर्म आ रहा है ना, ये एक इररेशनल टर्म है। आप इसको रैशनलाइज करो। हमेशा मैंने आपको सिखाया है, कभी भी किसी भी तरीके से इररेशनल आंसर आ रहा हो तो बिना रैशनलाइज किए मत छोड़ो। इस गोल्डन रूल को याद रखना। रैशनलाइज कर लो सर, रैशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2, यानी ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहां न्यूमरेटर में √2, अंदर ब्रैकेट में √2 - 1, नीचे √2 का स्क्वायर यानी कि 2। ये √2 अंदर भेज देंगे तो √2 × √2 √2 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस √2 - 1 √2, इतना डिवाइडेड बाय 2। तो एक्चुअली में ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो BD/AB क्या बता दोगे? BD/AB आप बता दोगे 2 - √2/√2। अब लिखोगे पूरे नंबर, आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करिए। क्लियर है सर? तो मजा है सवाल में, मजा है कि नहीं? एनालिसिस में बिल्कुल आना चाहिए सर। तो अगेन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तगड़ा सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल। तो फिलहाल अपने लेक्चर की कहानी को यहीं पे करते हैं एंड। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो भी आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को इस पॉइंट पे दोबारा से जरूर देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में रेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है
जो कि शुरुआत का थोड़ा सा कंटेंट फ्री में देके ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, जो कि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार, अपना सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें सर। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। अब देखो मेरा कैमरामैन सो गया है, मैथ पढ़ने में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो अब जगाना पड़ेगा। उठ जाओ भैया, उठ जाओ।